नमस्कार। कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन जैन। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का खास जिक्र किया। कहा कि जिस तरह से हमने देश में बने हथियारों की मदद से दुश्मन को करारा जवाब दिया, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया। इसके साथ ही टैरिफ पर यूएस को भी इशारों में ही बहुत कुछ समझा दिया। इसके साथ दिवाली का तोहफा भी देश को दे दिया। अब समय की मांग है कि जीएसटी की दरों में भी समीक्षा हो। वहीं इस बीच पेट्रोलियम सहकारिता मंत्रालय की तरफ से आजादी की शुभकामनाएं एक तस्वीर के जरिए दी गई, जिसमें गांधी और सावरकर साथ साथ नजर आए और ये बात कांग्रेस को चुभ गई। इसके साथ ही राहुल गांधी की लाल किले पर पीएम मोदी के भाषण से दूरी ने भी उन्हें विवादों में ला दिया। पीएम मोदी के आज के भाषण की क्या है सियासी मायने, कैसे फिर कांग्रेस ने किया तिरंगे और देश का अपमान, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से आज पीएम मोदी ने एक साथ कई बड़े मुद्दे उठाए, वो किसको और कितने चुभे? देखिए, सबसे बड़ी चीज स्वतंत्रता संग्राम, ये एक कलेक्टिव हिस्ट्री है। इस बात को पहले समझ लीजिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कुछ गलत कहना। आजादी के बाद की नीतियों को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किस प्रधानमंत्री ने, किस मंत्री ने, किस लीडर ने, किस गवर्नर ने, किसने क्या किया नहीं किया, कहाँ घोटाला हुआ, कहाँ नीति खराब थी। दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन आजादी की लड़ाई में जिस किसी ने भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया है, वो सब आदरणीय है। उनके ऊपर डिबेट नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है जी। और यही वजह है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में डांट पड़ी, भाई सावरकर के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, आर्मी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो। भाई माफी मांगना पड़ता है राहुल गांधी को, क्योंकि ये जरा सा भी इनके दिमाग में इस बात को नहीं समझ में आता कि भाई आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं थी। ये तमाम तरह के लेफ्ट लिबरल कबाल, ये पत्रकार, ये बड़े बड़े ज्ञानी जो बनते हैं, टेलीविजन के ऊपर इतिहास का बखान करते हैं, मति मारी गई है इन लोगों की। इनको कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम का चरित्र ही नहीं मालूम है। और अगर आप ये कहोगे कि नहीं, ये तो वही कांग्रेस है, राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, उसने आजादी दिलाई, उसने, ये दलाली है, शेर दलाली है। क्योंकि फिर ये पूछा जाएगा ना फिर कि अगर ये वही कांग्रेस है तो इस कांग्रेस को तो अंग्रेजों ने बनाया। कांग्रेस की स्थापना किसने की? पहला प्रेसिडेंट कौन था? A.O. ह्यूम, अंग्रेज था। तमाशा कर रहे हैं आप लोग। सावरकर की तस्वीर देखी नहीं, बस चालू हो गए। और फिर वो मुजफ्फरनगर का वो बोटी बोटी करने वाला, उसको आगे कर दिया। वो आगे वो ज्ञान देगा कि हिंदू महासभा के साथ मुस्लिम लीग और ये और वो, पता नहीं क्या क्या बकवास है। लोगों को हिस्ट्री का एच मालूम नहीं है और लगे पड़े बड़े ज्ञानी बनते फिरते हैं सब। तो कुछ बातें क्लियर कर लीजिए। 1947 से पहले जो कांग्रेस का जो स्वरूप था, ये कांग्रेस दरअसल एक मूवमेंट का नाम था। इट वॉज अ प्लेटफॉर्म। ये कोई पार्टी नहीं थी, इट वॉज अ प्लेटफॉर्म। और इसलिए गांधी जी ने कहा था कि अब आजादी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। अब इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है क्योंकि आजादी मिल गई, अब जिसको पार्टी बनाना है पार्टी बनाओ। लेकिन शातिर दिमाग जवाहरलाल नेहरू ने उस लेगेसी को हथियाने के लिए कांग्रेस पार्टी को पार्टी में बदल दिया गया, ठीक। और उसको आप लेके चलते रहे। अब उस कांग्रेस में मूवमेंट है, इसका मतलब बहुत सारी विचारधारा के लोग और उसमें शामिल थे लोग, ठीक। तो जो कांग्रेस जो एक मूवमेंट था, इतिहास पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा। तो कभी इसमें हिंदू महासभा के भी लोग होते थे,
इसमें मुस्लिम लीग के भी लोग होते थे, इसमें स्वराजिस्ट भी होते थे, इसमें सोशलिस्ट भी होते थे, इसमें मार्क्सिस्ट भी होते थे, सारे लोग होते थे। कोई एक्सप्लेन करेगा भाई हिंदू महासभा बड़ी मिर्ची लगी हुई है, आरएसएस का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया, तो कोई बताएगा? ये राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे ये तमाम पत्रकार जो घूम रहे हैं इतिहास का ज्ञान देने के लिए, ऐसा क्यों हुआ कि चार कांग्रेस पार्टी के ऐसे अध्यक्ष थे जो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष साइमल्टेनियसली थे? गूगल कीजिए, मिल जाएगा। बकवास कर रहे हैं ये लोग। हिंदू महासभा अलग। भाई अब मुझे एक बात बताओ, भाई बहुत ये कोई बताता नहीं है। मुस्लिम लीग बनी 1906 में, ठीक। 1919 में वो खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया। खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ, गांधी के साथ। गाली दोगे गांधी को, सावरकर को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो गालियां दे रहे हो? अब उसमें मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में नहीं थे। खिलाफत मूवमेंट क्या है? अंग्रेज के खिलाफ नहीं, जो लोगों को ये वामपंथी वायरस किताब में जो है पढ़ा दिया था, लोगों को लगता है अच्छा खिलाफत मूवमेंट वो अंग्रेज के खिलाफ कुछ होगा। नहीं, यह खलीफा के लिए लड़ाई थी, कैलिफेट। वो तुर्की में बादशाह, वो खलीफा इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा, उसके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये कांग्रेस मुस्लिम लीग साथ में। और 1920 में जिन्ना ने कहा ये बकवास बंद करो, ये खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ थे। बात समझ में आई? महात्मा गांधी जो है वो एक, अच्छा उसके बाद दंगे हुए केरल के अंदर में, हिंदुओं को काटा गया, जिसके बारे में जिन्ना जो कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। तो जब आप गंदी राजनीति करोगे, अब मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये खोदते हैं तो बहुत सारी चीजों को निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि गो मैंने टू हेल्प विथ यू। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना चले गए। तो खिलाफत के समय मुस्लिम लीग से गुटरगुंग कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? क्या बंगाल में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाई? एक तरफा चलता रहता। क्या सिंध में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, भाई वो दरअसल वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात होती कि सरकार में कौन है कौन नहीं है। सरकार गिर गई अचानक से सिंध की, तो उसमें आप समर्थन के लिए आ गए, हिंदू महासभा वाले भी घुस गए, ये भी घुस गए। दिस आर ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो आपको सावरकर से दिक्कत होने लग गया। इनको लगता है कि भाई हमने तो कंट्रोल कर रखा है, हमारे जो जोम्बीज पत्रकार जो हैं वो अपना वो कांग्रेसी बात लेकर के अपना घूमते रहते हैं। ये जोम्बीज लोग हैं। भूताब फिल्म देखते हैं ना, हाँ वही वही है। ये सब इतिहासकार सब, ये पत्रकार सब जोम्बीज, कुछ पता ठिकाना है नहीं, कुछ से कुछ बकवास करेगा कि भाई बाकी ये लोग तो अपना संभाल ही लेंगे। अरे सावरकर के पैर के धूली के बराबर ये लोग नहीं है। जेल के अंदर नेहरू को जो सेवा सुश्रूषा मिलती थी, वो हिंदुस्तान के अपर मिडिल क्लास के लोग भी उस तरह का जीवन नहीं जी सकते थे जिस तरह का जीवन वो जेल के अंदर जीते थे। सारी किताबें वो जेल में ही लिख रहे थे। बकायदा उनके पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, मोतीलाल नेहरू। बकायदा वो गवर्नर के यहां से फोन जाता था, खाना कपड़ा सारा कुछ, रेडियो अखबार बिस्तर सब कुछ मिलता था। सावरकर के हाथ में बेड़ियां लगी हुई होती थी, है ना। ये फर्क जिस दिन जिसे समझ में आएगा उसे इनका चरित्र भी समझ में आएगा। तो खैर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत सावरकर की तस्वीर नहीं है। दिक्कत यह है कि नेहरू का फोटो कहां गया। बात समझ में आई?
नहीं, उस तस्वीर में शहीद भगत सिंह भी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी हैं, एक तरफ महात्मा गांधी, दूसरी तरफ सावरकर हैं। यस, वो होना भी चाहिए, क्योंकि गांधी रिप्रेजेंट्स दैट मूवमेंट, उस कांग्रेस को, है ना। और खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि अब आजादी मिल गई है तो कांग्रेस को भंग कर देना नहीं, चाहिए। मैं उस फोटो को भी एक्सप्लेन कर देता हूं भाई, क्यों जरूरी है जी। ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक तो जो कांग्रेस का जो धर्रा था वो महात्मा गांधी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रेवोल्यूशनरी जो स्ट्रीम रहा वो सावरकर हैं। जलियांवाला बाग आपने देखा होगा, सीरियल वगैरह, बहुत सारी चीजें। जी। वो महात्मा गांधी के टेक्निक से ये सब आजादी चाह रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग टेक्निक से। महात्मा गांधी का टेक्निक अलग, सावरकर का टेक्निक अलग, नेहरू सुभाष चंद्र बोस का टेक्निक अलग। उन्होंने तो आर्मी बना ली, जो आजादी के बाद नेहरू ने उनकी आर्मी को जो है रेगुलर आर्मी में कभी रखा नहीं, कभी उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया, आजाद हिंद फौज बना लिया। और भगत सिंह वो सिंबलाइज करते हैं सैक्रिफाइस, कि कुर्बानी देके, जान की कीमत लगा करके, शहीद हो करके देश को आजाद करने की सनक। तो ये जो चार अलग अलग चेहरे हैं, चार अलग अलग चेहरे, वो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट का है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अभी 4-5 फोटो लगा दो। ये कांग्रेसी क्या चाहते हैं? बच्चा पैदा हो तो किसी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, स्कूल जाए तो किसी नेहरू हॉस्पिटल माने स्कूल में, जिस सड़क से जाए तो वो राजीव गांधी चौक होते हुए जाए, ये सब कुछ ट्रेवल करे तो इंदिरा गांधी बस टर्मिनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल, और मरे भी तो इंदिरा घाट में जाकर के मरे। ये चाह रहे हो तुम लोग? ऐसे दिमाग के ऊपर कब्जा किया जाता है। नेहरू गांधी परिवार कहीं जाओ वहीं नजर आता है। तो बड़ा अच्छा किया भाई, सब लोगों को एडजस्ट करना चाहिए भाई, क्यों नहीं? सारे लोग जो देशभक्त थे, देश के लिए जो सोचते थे, हो सकता है कि आप उससे इत्तेफाक ना रखे, उससे इत्तेफाक ना रखे, लेकिन ये सब पूजनीय है। आजादी के दिन इस तरह की घटिया बातें करके कांग्रेस पार्टी ने अपना चाल चरित्र और चेहरा वो उजागर किया है। देश का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लग रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक रिडंडेंट पार्टी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी का जीवित रहना जरूरी है इस देश के लिए, नहीं तो ये केजरीवाल टाइप के जो है लोग जो है, ममता बनर्जी जैसे लोग जो है वो आ जाएंगे, वो तो और देश को कहां लेके जाएंगे पता नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, लेकिन अंडर दिस मैन जो स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले तक नहीं पहुंच सकता, ये जो है बिल्कुल रिडंडेंट एंटिटी बनते चली जा रही है कांग्रेस पार्टी। आई एम सॉरी टू से दिस। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पीएम मोदी ने दिवाली पर देश को बड़ा तोहफा देने का तो ऐलान किया ही, साथ ही नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर भी टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद अब हर तरह का सुधार है और इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली करने वाला हूं। बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। अब समय की भी मांग है कि जीएसटी की दरों में भी समीक्षा। उसके साथ ही देश के दुश्मनों को भी ये बता दिया कि ये भारत आज का भारत है जो झुकेगा नहीं, घर में घुसकर मारने की क्षमता भी रखता है। वहीं कांग्रेस की असलियत फिर से सामने आ गई, यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस ने फिर से शर्मिंदा किया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।